कितने तेजी से चली है ये तो हम सभी ने देखा और आज भी देख रहे हैं। बिहार की जो तस्वीर है वो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन अब इसी का जवाब ले लेते हैं। अहमद जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए मनीष जी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि रोजगार का वादा, जो लोक लुभावन वादे आप लोग करते हैं, इसको लेकर वादा तो कर दिया जाता है लेकिन उन वादों को बाद में पूरा नहीं किया जाता। और जब से बजट को लेकर बात चर्चा में आई तब से लगातार उम्मीद की जा रही है कि 20 लाख रोजगार देने का जो वादा सरकार ने किया था, कहीं ना कहीं इस बार बजट में पूरा फोकस उसी पर रहने वाला है। क्या वाकई आरजेडी या महागठबंधन की सरकार जा रही है युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के रास्ते पर? क्या ये समझा जाए इस बार के बजट से कि कुछ राहत मिलेगी युवाओं को? देखिए, 2-3 बातें इसमें आपके सवाल में हैं। एक तो पहली बात, हमारे भाजपा के माननीय प्रवक्ता मनीष जी ये बात समझते हैं, वो खुद भी जानते हैं इस बात को। दिल से पूछेंगे तो उनको पता है कि इन्होंने डबल इंजन के नाम पे जो बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया 17 सालों में, अच्छे खासे वर्षों में, जब इन्होंने 8 साल केंद्र में सरकार में रहे और भाजपा की सरकार बिहार में भी रही, तो बेवकूफ बनाते रहे डबल इंजन की सरकार के नाम पे। और आज भी केंद्र में बिहार से आपको पता है कि इतने सारे सांसद लोकसभा ने बिहार की जनता ने भेजे। आखिर ये सांसद किस जिम्मेदारी के साथ है कि केंद्र की का जब बजट आता है तो बिहार बिल्कुल पूरी तरह से नेग्लेक्टेड होता है, बिहार को कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब आते हैं इस सवाल पे कि हमारा क्या फोकस है। तो अब ये जब कहते हैं ना कि लोक लुभावन, ये कई बार ये कहते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं और ये कर रहे हैं, इनकी आदत हो गई है कि जो जनता का हक है उसको भी ये भीख की तरह देते हैं। हम नहीं देते। जनता का हक है बहुत सारी चीजों पे। आप देखेंगे जब इन्होंने फ्रीबीज बांटे कोरोना के टाइम पे, तो उस वक्त भी एहसान बना रहे थे कि भाई एहसान है, ये एहसान कर रहे हैं हम जनता के ऊपर। एहसान नहीं कर रहे जी। हमारा ये है कि हम जब शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हमने जो वादे किए हैं, आपको पता ही है कि हमारे सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में हम लोगों ने, शिक्षकों की बहाली में हम लोगों ने जो है 3 लाख का अभी कर दिया कि 3 लाख टीचर्स हम लोग बहाली करेंगे। तो टोटल 20 लाख की तरफ हम अग्रसर हैं और बजट में भी अनडाउटेडली उस पर फोकस रहेगा। हमारा मेन मकसद है कि बिहार के लोगों को रोजगार पहुंचाना, शिक्षा दिलाना, सिंचाई की तरफ, कमाई की तरफ, सुनवाई की तरफ जाने का। तो हम उस पे तो हम फोकस रखेंगे और जो 7 निश्चय है उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। लेकिन ये बड़ा सवाल, अभी हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, पूरे बिहार की जनता की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता को मैं कहता हूं कि अपने सांसदों को जो बैठे हुए वहां दिल्ली में बैठे रहते हैं घरों में, उनको कहिए कि अपने नेता को, प्रधानमंत्री जी को हमारे कहें, हमारे वित्त मंत्री जी को कहें केंद्र के, कि बिहार का जो हक है, फाइनेंशियल जो हक है, वो तो आप दें। वो दिलाने में आप क्यों नाकाम है? दिल्ली में कोठियों में रहने के लिए आप सांसद नहीं चुने गए हैं ना, आप बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सांसद चुने गए हैं। तो आप वो क्यों नहीं कर पाते? हमारा जो बजट होगा आज आप देखेंगे कि हम बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, उम्मीद आपसे यही है जी। बिल्कुल। देखिए, आपसे उम्मीद है कि इन युवाओं की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। अब हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री जी हैं। मनीष जी, आपके पास लौटूंगी लेकिन फिलहाल उनसे भी पूछ लेते हैं। देखिए, क्योंकि बिहार सरकार 7 निश्चय योजना चला रही है, पार्ट 2 में इस बार महागठबंधन की सरकार के साथ प्रवेश करने जा रही है बिहार सरकार। क्या लगता है अखिल जी आपको, इस बार के बजट में क्या वाकई बिहार के लोगों को जो उम्मीद है कुछ, क्या वो उम्मीद पूरी हो पाएगी और किन चीजों पर ज्यादा फोकस? जब मैं ये राजनीतिक प्रवक्ताओं को सुनता हूं जी, तो मुझे लगता है कि सब पार्टियां ऐसा दावा करती हैं उन्होंने देश की तस्वीर बदल दी है। जी बिल्कुल। और 75 साल में ऐसा हो गया है कि देश में अब कोई समस्या नहीं है। मुझे जो लगता है, जो एक अध्यापक के रूप में लगता है, अपने शिष्यों से बात करके लगता है और जो समाज के बीच में घूम के लगता है, मुझे लगता है कि जनता बदहाल है। जनता का ध्यान कोई राजनीतिक दल नहीं रख रहा है। जनता के स्तर में गिरावट आ रही है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो या 4 किलो अनाज पे निर्भर कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात। देश में हंगर इंडेक्स में हम 1 से 7वें नंबर में है। देश की हालत खराब है। बिल्कुल। गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है, मध्यम वर्ग जो है गरीबी में जाता जा रहा है, लेकिन जो बहुत अमीर हैं, जो धनाढ्य हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं। मैंने देखा है पिछले 4 साल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 3 गुनी बढ़ी है और 90% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी घटी है। महंगाई बढ़ी है लेकिन आमदनी घटी है।
मेरे को एक शिक्षक के रूप में जब अपने युवाओं से और अपने बच्चों से और स्टूडेंट से बात करता हूं, मुझे कष्ट होता है। और जब इन राजनीतिक प्रवक्ताओं की बात सुनते हैं तो मुझे और ज्यादा दुख होता है। ये सड़कें बना देते हैं, मेट्रो बना देते हैं और बड़े बड़े पुल बना देते हैं। चलिए, मैं तो मध्यम वर्ग का परिवार का आदमी हूं। ये जो गरीब आदमी देखता है, जिसको रोटी के लिए मोहताज हो गया है, जिसकी नौकरी छूट गई है, जिसकी आमदनी नहीं बढ़ रही और महंगाई नहीं बढ़ रही, वो सड़कों को और मेट्रो का करे क्या? ये हवाई जहाज और एयरपोर्ट और ये और वो और सारे हॉस्पिटल और स्कूल और कॉलेजेस प्राइवेटाइज कर दीजिए, सब शहरी क्षेत्रों में कर दीजिए, गांव में कोई सुविधा मत दिलाइए। गांव के लोग छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ आए, शहर जो है वो अर्बन स्लम्स बन जाए और गांव के अंदर रहने योग्य न रह जाए। वहां कोई कोल्ड स्टोरेज में बताइएगा, वहां कोई अनाज भंडारण की वो मत सुविधा दीजिएगा, वहां कोई फूड प्रोसेसिंग मत कीजिएगा। शहरों को विकसित कर दीजिए और सड़क को दिखा के क्लेम कीजिए कि हमने देश की तस्वीर बदल दी है। देश का गरीब जो है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, और ये भाजपा के प्रवक्ता भी सुन लें, ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, सरकार का काम केवल गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना है। आज की तारीख में केवल गरीबों का शोषण हो रहा है। और अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार अगर गरीबों के हित में ना काम करके केवल अमीरों के और धनाढ्य लोगों के हित में काम करती है, तो ऐसी सरकार निकम्मी है और कोई बजट से लाभ नहीं होने वाला है। अगर बजट के अंदर गरीबों के लिए सुविधाएं हों, जो कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के और मेरे स्टूडेंट्स को अगर नौकरी मिले, अग्निवीर जैसे योजनाओं में 4 साल के बाद 22 साल की उम्र में उनको रिटायर कर दिया जाए और उसके बाद वो बेसहारा सड़क पे घूमे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उनके रोजगार की व्यवस्था कराइए, चिकित्सा की व्यवस्था कराइए, एजुकेशन की व्यवस्था कराइए और अमीरों से पैसा वसूलिए और गरीबों में दीजिए। बजट का ये उद्देश्य होना चाहिए। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये केंद्र सरकार भी दोषी है और राज्य सरकारें भी दोषी हैं। ठीक है, धीरेन्द्र सिंह जी, आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि आप एक किसान नेता हैं और किसानों की परेशानियों को बेहतर ढंग से आप जानते होंगे, और जिस तरह से लगातार सुधाकर सिंह भी किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, बजट सरकार पास कर देती है, बावजूद इसके हम देखते हैं कि सालों साल किसानों के लिए खाद की परेशानी बनी रहती है, यूरिया उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता, मनरेगा योजना के तहत उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है जब बजट पास हो जाता है, बावजूद इसके इस बजट को लेकर कृषि क्षेत्र में, जबकि बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है, एक राज्य है, सबसे ज्यादा वहां पर पैदावार है, लेकिन बावजूद इसके किसानों की कोई नहीं सुनता, कोई सुध नहीं लेता? देखिए पूजा जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में 7 इंजन वाली सरकार है और केंद्र में जदयू और भाजपा डबल इंजन की पिछले वर्ष सरकार थी जी। हालात सूबे बिहार का ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने सुधारने का प्रयास नहीं किया। यदि सुधारने का प्रयास होता तो मैं सवाल दागता हूं तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से कि बिहार में सरकारी मंडी एपीएमसी मंडी जो कृषि उत्पादन बाजार समिति था 2006 में बंद कर दिया गया और सरकारी मंडी नहीं होने से बिहार के किसान अपनी उपज का लागत पूंजी भी ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। घाटे में सूबे बिहार चल रहा है। बिहार का तमाम कृषि पे आधारित उद्योग बंद है। मुझे सब्सिडी, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे सब्सिडी 400 करोड़ का नहीं चाहिए। एक एथनॉल की फैक्ट्री लगाने में 150 करोड़ की खर्च है। पुराने चीनी मिल को खोलने में 250 करोड़ का खर्च है। यदि एक साल में मुझे 400 करोड़ का सब्सिडी दिए तो 17 वर्षों में नीतीश सरकार को चाहिए था कि 17 यूनिट हमारा, यानी धीरेन्द्र जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि सब्सिडी पर विचार करने की जरूरत है सरकार को। दोबारा रुख करूंगी आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पर वक्त एक